हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक हियर। और आज के इस सेशन में हम 30 और 31 ऑफ जनवरी 2025 के 31 जनवरी 2025 के यूपीएससी करंट अफेयर्स के डेली एमसीक्यूज, वो भी इकोनॉमिक्स के सर, जी हाँ इकोनॉमिक्स है, वो सॉल्व करेंगे। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है प्रधानमंत्री जीवन योजना से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जीवन योजना से रिलेटेड है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन योजना के अलावा भी इसमें फेमा को भी शामिल कर दिया गया है। लेट्स सी, देखते हैं। अंडर द फेमा व्हिच केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000, all transactions involving foreign exchange have been classified either as a capital or current account transaction, ठीक है। The main objective of FEMA is to facilitate external trade and payments and promote the orderly development and maintenance of the foreign exchange market in India। यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। और ये फेमा से नहीं है सर, ये मतलब सॉरी, ये प्रधानमंत्री जीवन योजना से नहीं है, ये फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम। सो फेमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, उसे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करते हैं हम। तो अंडर द फेमा विच केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000, जो 1 जून 2000 में इफेक्ट में आया था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज हैव बीन क्लासिफाइड ईदर एज अ कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो क्या यहां पर फेमा में सारे ट्रांजेक्शंस को, जो फॉरेन ट्रांजेक्शंस थे, उन्हें हमने कैपिटल और करंट अकाउंट में डिवाइड किया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, कि सर एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को हमें फैसिलिटेट करना है और प्रमोट करना है ऑर्डिनरी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। चलिए, ऑप्शन 2 तो हमें वैसे ही करेक्ट लग रहा है। बात करेंगे ऑप्शन 1 की। तो चलिए पहले देखते हैं। आई थिंक इसका दोनों करेक्ट है। सी, ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट यहां पर रहेंगे, ठीक है। जी हाँ, फेमा के तहत जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हैं, फॉरेन के जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज कैपिटल, पहला जो है वो है कैपिटल ट्रांजेक्शन, और दूसरा जो है करंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। फेमा 2000 में आया था, ठीक है, फाइन। चलिए बात करते हैं। फेमा जो आया था, फेमा केम फोर्स इन 2000, ओके। इससे पहले फेरा चल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दैट इज फ्रॉम 1973, वो 1973 से चल रहा था, ठीक है। पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड तक चला है ये। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। Fine, no issues. FEMA deals with the provision relating to the procedure, formalities, dealing, etc. of foreign exchange transaction. Foreign exchange transaction से related कोई भी issue है, सारे कानून जो है, सारे कानून इस FEMA एक्ट के अंदर में लिखे हुए हैं। The FEMA regulates various aspects of foreign exchange transactions, including the acquisition and holding of foreign exchange, the payment and settlement of foreign exchange transactions, and the export import of currency and other related। देखिए सारे ट्रांजेक्शन यहाँ लिख दिए उन्होंने। एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा, पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी। इन सभी को इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर द आरबीआई, एम्पावर किया गया है किसको सर? आरबीआई को, टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब सर फॉरेन एक्सचेंज जो होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, हमारी करेंसी और फॉरेन करेंसी, ये दोनों जो इंडिया में ये टास्क जिसको दिया गया है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉरेन करेंसी का टास्क दिया गया है। तो असल में फेमा में जो एक एम्पावरिंग बॉडी बनाई गई है, जिस बॉडी को काम करना होगा वो होगा आरबीआई। आरबीआई फेमा के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है और फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को, और इंडिया और फॉरेन की करेंसी के जो बीच में रिलेशनशिप है उसको मैनेज करके चलता है। जी हाँ, इट ऑल्सो मेक्स द ऑफेंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज अ सिविल ऑफेंस। फॉरेन एक्सचेंज जो है सर एक सिविल ऑफेंस है, याद रखिएगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आएगा। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है वो सिविल ऑफेंस में आएगा। ये फेमा ने बताया है, ये डिसाइड फेमा ने किया था, इससे पहले ये डिसाइडेड नहीं था। वायलेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फेमा कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज एंड फाइन, पेनल्टीज एंड फाइन्स यहां पर लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया के
FER फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि RBI के पास होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कई बार ये मेंस में भी पूछा गया है। देखते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, SDRs and loan from foreign countries. See, loan from foreign countries is not a part of foreign exchange reserve. Okay, ये यही गलत हो जाता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द RBI एंड SDR, जी हाँ, SDR स्टैट्यूटरी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती है, ऐसे ही अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी होती है। ADR, GDR, SDR ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, लोन यहां पर आएगा ही नहीं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग फ्रॉम द RBI, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, अगेन ये दोनों भी नहीं आएंगे। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट है, बी आगे बढ़ते हैं और बिना डिले के चलते हैं। आप एक बार देख लीजिए, FER इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। फर्स्ट है फॉरेन करेंसी एसेट्स, याद रखिएगा फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी फॉरेन की कोई भी करेंसी हमारे पास है वो सब इसमें शामिल है। गोल्ड शामिल है, SDR शामिल है और रिजर्व के ट्रांच पोजीशन विद IMF के पास जो हमारा कुछ फंड्स है, ठीक है, जो रिजर्व है वो भी इसमें शामिल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोड टैप रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। रेमिशन ऑन ड्यूटीज, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं। It aims at zero rating of exports. It aims at zero rating of exports to relieve any incidence of duties in exports. ठीक है, ये जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब टू रिलीव एनी इंसिडेंस ऑफ ड्यूटीज इन एक्सपोर्ट, कि भैया एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई इंसिडेंस ना होना चाहिए ड्यूटी से रिलेटेड। MEIS यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम was a promotional scheme to encourage export of certain thrust sectors, whereas RoDTEP is a duty remission scheme compliant with the norms of WTO. ठीक है, समझिए इस बात को, हमने कहीं ना कहीं रेमिशन किया है किसका, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, गुड्स को एक्सपोर्ट करने में। सी, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि भैया एक्सपोर्ट को किया जाए प्रमोट, एक्सपोर्ट को किया जाए प्रमोट, वाइल इंपोर्ट को किया जाए डिमोट, इंपोर्ट को किया जाए डिमोट। यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम टैक्सेस और ड्यूटीज जो एक्सपोर्ट पे लगाए जाते हैं उनको रेमिफाई करते हैं, रेमिशन करते हैं, और उसी से रिलेटेड यहां पर एक क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं, बहुत इसका भी करेक्ट होने चाहिए, बहुत सी बहुत यहां पर सही है। जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट की बात की है कि सर ड्यूटीज का कोई भी इंसिडेंट नहीं आना चाहिए कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई गई है। और दूसरा MEIS स्कीम जो है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसके तहत इन्होंने कहा है कि ये प्रमोशनल स्कीम है, एक्सपोर्ट को इनकरेज करने की बात कही गई है कुछ सेक्टर्स में, ठीक है। और WTO के नॉर्म्स को साथ में रखकर बात की गई है कि हमें WTO के नॉर्म्स को भी फॉलो करना है और कुछ ऐसा करना है कि हमारे यहाँ पर इनकरेज हो एक्सपोर्ट विथ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो पोटेंशियल इंपैक्ट होता है अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, यानी OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर RBI सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, एग्जांपल T बिल ले लेते हैं, ट्रेजरी बिल को ले लेते हैं, अगर RBI ट्रेजरी बिल्स को सेल कर रहा है, फाइन, तो उस केस में क्या होगा कि वो बिल्स सेल कर रहा है, RBI ने मान लीजिए ट्रेजरी बिल एक कागज का टुकड़ा होता है, वो सेल किया, बदले में से पब्लिक से पैसा लिया, ठीक है। तो पब्लिक से पैसा ले लिया और पब्लिक को एक कागज का टुकड़ा दे दिया, दैट इज T बिल, तो पब्लिक के पास पैसा खत्म हो गया, यानी ये डिक्रीज करेगा मनी सप्लाई, इट डिक्रीजेस मनी सप्लाई इन मार्केट, ये मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा सर, लिक्विडिटी पोजीशन को कम करेगा, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, पब्लिक डिमांड ज्यादा कर रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहां होंगे। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट, नो सर, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी नहीं, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी डिक्रीज होगी। इंटरेस्ट रेट्स जरूर बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स पब्लिक सरकार बढ़ाती है ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके। अगर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होगी तो पब्लिक लोन लेना कम से कम करेगी, कम प्रयास करेगी, ठीक है। सो ओनली 2 यहां पर करेक्ट हो जाता है, ओनली B इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली पार्टनर्ड विद सेमीकंडक्टर सेक्टर? अगर सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करें, आई थिंक सिंगापुर है, सिंगापुर के साथ हमने पार्टनरशिप की है। ओनली 3 यहाँ पर आना चाहिए। जी हाँ, सिंगापुर के साथ हमने सेमीकंडक्टर, आप एस याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर सिंगापुर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द विज्ञान धारा स्कीम। विज्ञान धारा स्कीम में हमें करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है। चलिए देखते हैं। विज्ञान धारा स्कीम की अगर बात करें, द न्यू इनिशिएटिव मर्जेस 3 existing umbrella schemes into a unified sector program aimed at enhancing science, technology, capacity, research and innovation. Okay, fine. The scheme comprises 3 main components, that is institutional, human capacity building, research and development, innovation and technology development. ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर दोनों सही है। इस स्कीम में 3 existing umbrella schemes को मर्ज किया है, जो और एक यूनिफाइड CSP प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट किया है ना, सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट किया है, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी को, रिसर्च को, इनोवेशन को, इन सबको बूस्ट किया जा सके। और 3 मेन कंपोनेंट है इसमें, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपेसिटी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन तीनों को शामिल किया गया है। कोई इशू नहीं है, बोथ 1 and 2 करेक्ट है, कोई भी डाउट पॉइंट यहाँ पर है नहीं। आगे बढ़ता है विज्ञान धारा केंद्र के तहत, ठीक है। Which of the following markets are independently regulated by the forward market commissions? ठीक है, इनमें से कौन सा मार्केट इंडिपेंडेंटली मैनेज होता है? ठीक है, किसके द्वारा? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा, FMC के द्वारा। म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, तो ओनली बी आएगा, दैट इज कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट। कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो होता है, ये इसको कंट्रोल करता है, टोटली रेगुलेट करता है। और FMC जो आता है, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है। इज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट इन इंडिया। इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन प्लान प्रोग्राम्स, मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मार्केट रिव्यू, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स एटसेट्रा इज गिवन। यूजर्स कैन गेट डिटेल्स रिलेटेड टू कमोडिटी एक्सचेंजेस, कमोडिटी क्लाइंट प्रोडक्शन, प्राइस डिसेमिनेशन, प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। सी, अगर फॉरवर्ड मार्केट यानी आने वाले कल में मार्केट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई र्यूमर्स होता है, ठीक है, कि आने वाले कल में किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो जो कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कंट्रोल करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दैट इज UPS। करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। रिटायरीज विल नाउ रिसीव 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे over the last 12 months before retirement as a pension for a minimum qualifying service of 25 years. Fine. Point 2, pension will be indexed to inflation. Exactly, pension will be indexed to inflation. यहाँ पर एक डाउट आ जाता है कि क्या पेंशन में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके दिया जाएगा? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। रिटायरीज विल नाउ रिसीव 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, बिफोर रिटायरमेंट एज अ पेंशन ऑफ अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। मिनिमम 25 ईयर्स की इनको सर्विस क्वालिफाई करनी पड़ेगी, यानी सर्विस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो पेंशन है उसका 50% अमाउंट जो है, ठीक है, वो रिसीव कर सकते हैं लास्ट 12 मंथ में, बिफोर रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में, यानी रिटायरमेंट के पहले फर्स्ट ईयर में, बिफोर फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट, उस समय 50% पैसा ये निकाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, पेंशन, जी हाँ, इन्फ्लेशन का इसमें पेंशन का इफेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा पेंशन का अमाउंट भी बढ़ेगा। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पीएम जनधन योजना की बात की गई है। द अकाउंट आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट, और करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। द अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी यहाँ पर हो रहा है, ऑफ वेरियस सब्सिडीज लाइक गवर्नमेंट स्कीम, रिड्यूस लीकेजेस एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई इशू नहीं है। ऑफ द जनधन अकाउंट 55.6% और 295.6 मिलियन बिलोंग टू वीमेंस। ठीक है, गिविंग अ बिग पुश टू देयर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। बिल्कुल सही है, बहुत 1 and 2 आर करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, समझिए आप, 295.6 मिलियन अकाउंट्स फीमेल्स के हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में। इंक्लूसिव पॉलिसी को इन्होंने यहां शामिल किया गया है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल ऑफ एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स की बात करें तो आई थिंक 28 या 29 है, 29 होने चाहिए, 29 है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही था। ये जो सेशन हमने लिया है ये 30 और 31 ऑफ जनवरी का है। इसके बाद हमें बजट सेशन भी लेना है और एक इकोनॉमिक सर्वे का सेशन भी होगा। इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, बजट बाद में आता है। इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है,
ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बजट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे और बजट के डिटेल में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।